नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम, जैसे कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं अपना सैम्पल पेपर सॉल्व। और ये सैम्पल पेपर है हमारा 2022 का, यानी कि 2022 का हमारा सैम्पल पेपर है। और कुछ चेंजेस इस पेपर में हुए हैं, जैसे इस साल का जो हमने लास्ट जो सैम्पल पेपर हमने पढ़ा था, तो वो हमारा 2023 का, यानी कि इसी ईयर का सैम्पल पेपर था। तो आपने देखा वो हमारा 80 मार्क्स का, यानी कि 80 नंबर का सैम्पल पेपर है। और जो हम 2020 में पढ़ रहे हैं, वो 22 में पढ़ रहे हैं, वो हमारा 100 नंबर का है। यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें हुए हैं। आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ये मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था। तो अब थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन चैप्टर वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ पार्ट वही है। तो आपने तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ना है। और जैसे कि ये सैम्पल पेपर सॉल्व करने का हमारा एक ही यहाँ पर उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्रश्न जो है उनको अटेंड कर सके, उनको पढ़ सके, उनको समझ सके और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर खंड अ से स्टार्ट किया था। खंड अ जो है उसमें हमने यहाँ पर अपठित गद्यांश, जो कि हर एक प्रश्न पत्र में मुख्य रूप से आता है। और यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये आपको 8-10 नंबर का दिया गया है। लेकिन जो आपने लास्ट जो सैम्पल पेपर सॉल्व किया था 2023 का, उसमें ये आपका 8 नंबर का है, 10 नंबर का नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो 2 प्रश्नों के जो 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो 5 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं, लेकिन वहां पर आपको केवल और केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, ये हमने पढ़ा। और इसमें जो सबसे मेन आपका प्रश्न आता है, वो आता है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो देखिए, इसको आपने क्या करना है, पहले आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, और उसके बाद आपने उससे जुड़े हुए एक तरह से जो जैसा आप एक बना सकते हैं शीर्षक, बिल्कुल वो शीर्षक आपने बनाना है और वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर भाषा और साहित्य के बारे में काफ़ी सारी बातें पढ़ी थी और उनसे जुड़े हुए ये 5 प्रश्न भी हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर निबंध जो है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे जो है समय ज़्यादा इस पर वेस्ट करते हैं। तो समय का ध्यान रखते हुए आपने निबंध को लिखना है। और देख सकते हैं आप, केवल 250 शब्दों में आपने लिखना है। आपने बहुत सारा इसमें नहीं लिखना है, आपको अपना समय जो है, टाइम जो है, मैनेज करते हुए चलना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखनी है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे बढ़िया इसमें एक चीज़ दी गई है कि यहाँ पर आपको, जैसे आपका पहला पॉइंट है सत्संगति, तो उसके आपको जो सब पॉइंट्स भी हैं वो भी आपको दिए गए हैं, यानी कि आपने इन इन पॉइंट्स पर ही लिखना है। आपने बहुत ज़्यादा 10 पेज का निबंध या 12 पेज का निबंध आपने नहीं लिखना है। तो आपने केवल जो ज़रूरी जो बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं वो आपने लिखनी है और अच्छे से समझ कर लिखनी है। तो जैसे सत्संगति यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है, तो सत्संगति में आप प्रस्तावना, यानी कि आप पहले बताएंगे कि सत्संगति का अर्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद सत्संगति की आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है सत्संगति की, क्यों आवश्यक है सत्संगति। अब देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में आप अर्थ लिखेंगे सत्संगति का। सत यानी कि अच्छी, और संगति का अर्थ होता है संगत। ठीक है, तो कहते हैं ना, संगति का असर, असंगति का असर है इसमें। ये चाहे वो इंसान अच्छा है तो चाहे बुरा है। कई बार को होता है कि कोई चीजें हमको नहीं आती, लेकिन हम किसी इंसान के साथ रहते हैं, तो अगर वो इंसान वो चीज़ें करता है तो हम बहुत जल्दी से सीख जाते हैं।
तो हमेशा अपनी संगति कैसी रखनी चाहिए, अच्छी रखनी चाहिए। अपना फ्रेंड सर्कल, अपना जो फ्रेंड सर्कल हो, अपना पड़ोस हो या अपने, वो क्या होना चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, जिनके अच्छे विचार हों, जो सुविचार रखते हों, पॉजिटिविटी जिनके अंदर हो, सकारात्मकता जिनके अंदर हो। तो ऐसे लोगों की आपने संगति करनी चाहिए। तो सत्संगति की प्रस्तावना और सत्संगति की आवश्यकता भी आपको यहाँ पर बतानी है कि क्यों है आवश्यक सत्संगति। देखिए, अगर आप किसी बुरी संगत में रहते हैं तो आप हमेशा गलत ही सीखते हैं, आप हमेशा बुरा ही सीखते हैं। आपके अंदर एक तरह से सुविचार नहीं आ पाते, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती। कोई इंसान होता है ना कि उसको बहुत परेशानी में है वो, लेकिन अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी है, उसके अंदर सकारात्मकता है, तो वो क्या करता है, उस माहौल को भी आसानी से झेल लेता है, आसानी से उस माहौल को एक तरह से समझ जाता है और उसको भी वो खुशी खुशी सहन कर लेता है, खुशी खुशी उसमें आगे बढ़ जाता है। विविध यानी कि अलग अलग रूप, किस किस तरह की सत्संगति हो सकती है, तो उसके विविध रूप आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद सत्संगति के लाभ, तो सत्संगति के लाभ आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं, क्या क्या लाभ है सत्संगति के। एक तरह से फायदे क्या है सत्संगति के। तो जैसे ही आपका ये जो सारा निचोड़ जो निकलेगा इनका, चाहे प्रस्तावना का हो, चाहे आवश्यकता हो, चाहे संसद संगति के विविध रूपों का हो, तो वही होगा आपका सत्संगति का लाभ। यानी कि तब आप बताएंगे कि सत्संगति से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट जो दिया गया है, 2 ऑप्शन है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं और उसके बाद उनके सब पॉइंट्स भी दिए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी अच्छा आप इस पर निबंध लिख सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले देश में आबादी की वृद्धि दर, तो इस पर आप अपने राज्य की आबादी की वृद्धि दर, अपने राज्य में स्त्री और पुरुषों का अनुपात, अपने देश की आबादी का दर, उसमें पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात, ठीक है। इस तरह से आप काफी सारी चीजें यहाँ पर दे सकते हैं और ये बहुत ही ज्ञानवर्धक भी होगी ये जानकारी और इफेक्टिव भी होगी। यानी कि जब आपका जो आपके एग्जामिनर होंगे, जो आपके कॉपी को चेक करेंगे, वो देखेंगे कि बच्चे को काफी कुछ अच्छा उसने लिखा है। बहुत सारी गप्पे नहीं मारनी है कि आपने 10 पेज भर दिए। जैसे यहाँ पर देश में आबादी की वृद्धि दर आपने निकालनी है कि किस तरह से कितनी हमारे देश की आबादी है और कितनी आबादी में कितने लोग रहते हैं और किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद देश की जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, तो देश में जनसंख्या वृद्धि से जो संकट उत्पन्न होता है उसके बारे में। तो ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो सारी बातें इसमें आप लिख सकते हैं कि क्या क्या नुकसान है जनसंख्या वृद्धि के। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप आसानी से लिख सकते हैं। इतना बढ़िया सा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है भविष्य में जनसंख्या की स्थिति। भविष्य में अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या स्थिति होगी हमारे देश की, किस तरह के नुकसान हमें उठाने पड़ेंगे, किस तरह की परेशानियां हमें झेलनी पड़ेगी, कैसे हमारे जो संसाधन हैं वो जनसंख्या के सामने बहुत ही कम पड़ रहे हैं और क्या क्या परेशानियां होंगी, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आपने लिखने हैं कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप जनसंख्या को। तो सबसे पहले जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि शिक्षा का सबसे अहम रोल हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में। ठीक है, तो एक एक करके आप इसमें पॉइंट्स वाइज भी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये पॉइंट जो है, ये आपका टॉपिक जो है जनसंख्या वृद्धि, बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। अगला देखिए, जो लास्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट सेशन में, वो था पत्र। तो थर्ड जो आपका प्रश्न है वो है पत्र। तो पत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया, पत्र जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा ही है पत्रों के बारे में। पत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं
जो आप किसी कार्यालय से संबंधित पत्र लिखते हैं, व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, निवेदन पत्र देते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, ये सारे जो हैं आपके औपचारिक पत्र हैं, जो आप किसी रिलेटिव को नहीं भेजते, किसी पारिवारिक संबंध से या निजी संबंधी को नहीं भेजते। तो ये सब होते हैं आपके औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर। जैसे आप अपने क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि आप अपने क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को आपने ये पत्र लिखना है। ठीक है, समाचार पत्र के संपादक को आपने पत्र लिखना है और क्षेत्र में शुद्ध जल पेय आपूर्ति पर पत्र लिखना है। तो आपके इलाके में पानी की समस्या है, आपके इलाके में शुद्ध जल नहीं आ पाता है, आपके इलाके में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और काफी बीमारियां भी इस वजह से फैल रही हैं क्योंकि शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो इसके लिए आपने किसी समाचार पत्र के संपादक को, जो आपको लगता है ये समाचार पत्र आपके घर में आता है, तो आपने समाचार पत्र के संपादक को ये पत्र लिखना है। क्योंकि आप अगर समाचार पत्र के संपादक को ये पत्र लिखेंगे तो वो बात जल्दी से जल्दी आपके जो जल संस्थान है वहां पर पहुंचेगी। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर दूसरा पत्र है, आपके मित्र ने परीक्षा पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो ये है आपका इनफॉर्मल लेटर, जो आप बधाई पत्र देते हैं और अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं, चाचा जी को पत्र लिखते हैं, अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हैं। तो ये सब आपके इनफॉर्मल लेटर्स हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर में भी आपका मैंने आपको बताया है कि कैसे अभिवादन करना है, कैसे संबोधन करना है, कैसे आपने विषय लिखना है, कैसे आपने उसके बाद पत्र का एंड करना है। तो ये दोनों पत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अब देखिए यहाँ पर अब जो हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होता है प्रश्न 4। प्रश्न 3 तक हम अपने लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके थे, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था उनको भी रिवाइज हो गया है। अब प्रश्न 4 पर आते हैं। अब प्रश्न 4 पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अब देखिए, निम्नांकित वाक्य के आधार पर सही क्रिया भेद छांटकर लिखिए। निम्नांकित वाक्य के आधार पर सही क्रिया भेद छांटकर लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पर कहा है किसान फसल उगाता है। किसान फसल उगाता है। तो क्रिया का भेद आपने छांटना है कि यहाँ पर क्रिया का कौन सा भेद है। किसान फसल उगाता है में क्रिया का कौन सा भेद है। क्रिया किसे कहते हैं ये आप सभी को पता है। लास्ट जो हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा किसान फसल उगाता है में क्रिया का कौन सा भेद है। किसान फसल उगाता है। तो देखिए, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। अब जो 2 भेद होते हैं, एक होता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है, जिसमें क्रिया होती है सकर्मक या अकर्मक। ठीक है, एक होती है कर्म के आधार पर जिसमें क्रिया होती है सकर्मक और अकर्मक, और दूसरा होता है आपका रचना के आधार पर। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम्स का टॉपिक है वो आपका है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कहा है कि आपको क्रिया का सही भेद छांटना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ पर चारों भेद आपको दिए गए हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया, और यहाँ पर जो है दूसरा उक्त में कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने कहा कि किसान फसल उगाता है। किसान फसल उगाता है। तो देखिए जहां पर हमने कहा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है, जहां क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं, यानी कि जहां पर
क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं। तो जैसे हमने कहा नेहा सो रही है, ठीक है, नेहा सो रही है, पिताजी जा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, मोहन रहा है। तो ये सब क्या है, इनमें कर्म नहीं है, यानी कि ये आपकी क्रिया नहीं है। तो अगर आप सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया हमने क्या यहाँ पर कहा था कि आपको प्रश्न करना है, आपको प्रश्न करके देखना है। जैसे हमने कहा किसान क्या उगाता है, किसान क्या उगाता है, तो किसान क्या उगाता है, फसल उगाता है, ठीक है। तो फसल आपकी क्रिया है, यानी कि कर्म है, तो सकर्मक क्रिया, ठीक है। किसान फसल उगाता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। बिल्कुल इसी तरह से अगला जो आपका प्रश्न है, बालिका गेंद से खेल रही है, मैं कर्म क्या है। बिल्कुल बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा। ये देखिए बिल्कुल ये भी वही प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर भी आपको कर्म ही बताना है। बालिका गेंद से खेल रही है, बालिका गेंद से खेल रही है, वाक्य में आपने कर्म बताना है। तो बालिका तो कौन है, करता है, काम को करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। और खेल रही है ये आपकी क्रिया है, ठीक है। बालिका आपका कर्म है और खेल रही है आपकी क्रिया है। तो अब देखिए बालिका ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, और आपका खेल भी नहीं हो सकता, और आपका रही है भी नहीं हो सकता। तो आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर गेंद। सही ऑप्शन क्या है, गेंद। ये आपका यहाँ पर कर्म है। गेंद क्या है, कर्म है। यहाँ पर आपका सही उत्तर है गेंद, जो कि बिल्कुल आसान सा और सरल सा यहाँ पर प्रश्न दिया गया था, लेकिन बच्चे कई बार इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा एक तरह से छोटे छोटे वाक्य हैं। देखिए एक एक नंबर का आपका प्रश्न है, लेकिन अगर आप एक एक नंबर का प्रश्न भी अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके काफी नंबर यहाँ पर कट सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा, प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है, इसीलिए परीक्षा में प्रथम आई में समुच्चय बोधक शब्द छाट कर लिखिए। लास्ट सेशन में भी बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न था, सेम। तो यानी कि समुच्चय बोधक शब्द। अब देखिए समुच्चय बोधक शब्द क्या है। समुच्चय बोधक शब्द एक जो यहाँ पर क्रिया विशेषण के ये भेद होते हैं, अव्यय शब्दों के ये भेद होते हैं। तो ये आपके यहाँ पर चार तरह के होते हैं। कौन कौन से चार तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये समुच्चय जो आपके शब्द हैं, ये आपके होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, 5 तरह के। तो ये जो शब्द होते हैं समुच्चय बोधक शब्द, अव्यय शब्द, ये क्या होते हैं। देखिए समुच्चय बोधक, समुच्चय का क्या अर्थ होता है, किसी भी शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट सेशन में भी बताया था कि क्या बताया था, शब्दों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को, शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण में होते हैं संयोजक, विकल्प, विरोधवाचक, परिणामवाचक। ठीक है, तो संयोजक यानी कि जो क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, जैसे अथवा, अर्थात, एवं, तथा, और। ठीक है, अब विकल्पक, विकल्पक में या, अथवा, नहीं तो। विरोधवाचक में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर। ठीक है, परिणाम में नहीं तो, इसीलिए, ताकि, अन्यथा। तो हमने कहा
प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है, इसीलिए परीक्षा में प्रथम आई। और दूसरा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक में भी जो पहला पॉइंट होता है कारणवाचक, ठीक है, कारणवाचक, संकेतवाचक, रूप स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक। तो कारणवाचक तो जिस समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्य के कारण का पता चले। तो हमने कहा प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है, इसीलिए परीक्षा में प्रथम आई। तो उसके परीक्षा में प्रथम आने का जो कारण है, उसके परीक्षा में प्रथम आने का जो परिणाम है, ठीक है। अब देखिए परिणामवाचक, वो प्रथम आई इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा परिश्रमी है। कारण है क्योंकि वो बहुत परिश्रमी है, इसीलिए वो प्रथम आई। तो समुच्चय बोधक शब्द है आपका इसलिए, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को बताया था, तो ये जरूर याद करके जाइए। देखिए रिपीट हो रहा है सेम तरह का शब्द। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, मैं क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, व्यायाम करता है, जो आपका शब्द है वो तो आपकी क्रिया है, लेकिन क्रिया विशेषण हमें कहने की बताने के लिए कहा गया है। अब देखिए वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, मैं व्यायाम आपकी क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि वो प्रतिदिन करता है, इस काम को रोजाना करता है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के भी आपके भेद होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रीतिवाचक, ठीक है, कालवाचक, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आपका प्रतिदिन जो है वो आपका क्रिया विशेषण शब्द है। अब यहाँ पर पुस्तक कलम से लिखी गई, पुस्तक कलम से लिखी गई, तो पुस्तक जो है वो कलम से लिखी गई। इसमें आपने यहाँ पर बताना है सही विकल्प। सही विकल्प आपने बताना है कि वाच्य का सही विकल्प क्या है, वाच्य का सही विकल्प क्या है, जो वाच्य है उसका सही विकल्प क्या है। पुस्तक कलम से लिखी गई, तो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जो वाच्य होते हैं, देखिए वाच्य हमने पढ़े हैं, सबने हमने वाच्य पढ़े हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और वाच्य आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि क्लास 10th का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो वाच्य ही है। तो वाच्य के मैंने आपको बताया था कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। और क्योंकि तीन चीजें बताई है, यानी कि कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, तो उसी के आधार पर हिंदी में वाच्य के तीन भेद बताए गए हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हमने यहाँ पर कहा पुस्तक कलम से लिखी गई, तो देखिए पुस्तक कलम से लिखी गई, हमने इसको बताना है कि सही वाच्य क्या है। यहाँ पर सही वाच्य क्या है, तो सही वाच्य आप देख सकते हैं पुस्तक कलम से लिखी गई। देखिए जो आपका कृतवाच्य है, कृतवाच्य क्या होता है? कृतवाच्य में बिल्कुल सरल क्रिया के लिंग वचन सब कर्ता के अनुसार होते हैं, और जो कृतवाच्य है, जो कर्मवाच्य है, उसमें क्रिया के लिंग वचन सब आपके कर्म के अनुसार होते हैं। तो इसीलिए ये आपका पुस्तक कलम से लिखी गई, ये आपका कृतवाच्य है, ये आपका कृतवाच्य है। ये आपका कैसे कृतवाच्य है, इसको कैसे हम कृतवाच्य कहेंगे? जैसे हमने कहा पुस्तक कलम से लिखी गई, अब देखिए लिखी गई, ये क्या है? स्त्रीलिंग में है और एक वचन है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग में है और एक वचन में है। तो यहाँ पर हम कहेंगे पुस्तक कलम से लिखी गई।
ठीक है, तो ये आपका क्या है, कृतवाच्य है, ये सही आपका है कृतवाच्य। अगला आपका जो पॉइंट है, अगला जो आपका प्रश्न है, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया। राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो देखिए बहुत ही ज्यादा सरल है, कृतवाच्य में परिवर्तित करना है। कृतवाच्य में परिवर्तित करने से पहले आप देखेंगे कि ये कैसे, आपका कौन सा वाच्य है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो राम द्वारा धनुष तोड़ा गया। अब यहाँ पर जो है राम की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो कर्ता है उसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर धनुष की वैल्यू है, यानी कि धनुष तोड़ा गया, तो ये आपका कर्म है। धनुष क्या है, कर्म है, तो अर्थात ये आपका कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य से आपने कृतवाच्य बनाना है, कर्मवाच्य से किस, कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना है। तो राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो राम ने, हम क्या लिखेंगे, सरल वाक्य क्या होगा, सरल वाक्य क्या होगा, बिल्कुल सरल वाक्य में इसको बताना है, राम ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा। बहुत ही सरल सा ये वाक्य है, राम ने धनुष तोड़ा। ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी से बनाएंगे कृतवाच्य में, राम ने धनुष तोड़ा, या राम से धनुष तोड़ा जाता है, ये तो आपका एक तरह से कृतवाच्य कर्मवाच्य ही हो गया। तो राम ने धनुष तोड़ा, ठीक है, राम ने धनुष तोड़ा। अगला है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए, तो ये जो वाक्य है इसको आज्ञार्थक में बदलना है। अब देखिए यहाँ पर अब वाक्यों के भेद आ गए हैं, अभी तक कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर वाच्य के भेद थे, अब नीचे वाक्यों के भेद आ गए हैं। तो वाक्यों के भी दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। क्लास 10th में आपके दोनों ही यहाँ पर है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए। तो कैसे आप इसको आज्ञार्थक में बदलेंगे, आज्ञार्थक वाक्य में कैसे बदलेंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे 8 भेद होते हैं वाक्यों के, किसके आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। विधानवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो 8 तरह के होते हैं अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर हमने कहा हमें अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल विधानवाचक है, कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है, प्रश्न नहीं है, लेकिन इसको आपने आज्ञावाचक में बदलना है, आज्ञावाचक में बदलना है, यानी कि आपने आज्ञार्थक में इसको बदलना है। तो एक तरह से आपको आज्ञा यहाँ पर देनी है। तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य कीजिए, या अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो। ठीक है, तो एक आज्ञा आप दे रहे हैं इसमें, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करो या अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसको हमने चेंज किया। अगला है निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। निषेधात्मक, निषेध प्रकट करना, जहां पर नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जो लिखेंगे बहुत ही आसान है, आप केवल के आंसर इसके लिख लीजिए, निम्नलिखित में से निषेधात्मक। तो जैसे मैंने कहा निषेधवाचक या निषेधात्मक में क्या होता है, जिन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने का भाव प्रकट होता है, जैसे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी बन गई थी। तो आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य बनाता है। तो जैसे हमने कहा कि लक्ष्मण की पत्नी भी उर्मिला भी बन गई थी, और
लास्ट वाला आप देखेंगे वाह, प्रकृति कितनी सुंदर है। तो जहां पर वाह शब्द का प्रयोग हो गया और इस तरह का चिन्ह आपने देखा, तो ये स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर पता चल गया ये विस्मयादि बोधक शब्द है। क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है, विस्मय प्रकट कर रहा है। तो ये आपका विस्मय प्रकट कर रहा है। यहाँ पर क्या है? वाह, प्रकृति कितनी सुंदर है। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द है वाह, वो आपका विस्मयादि बोधक शब्द है। रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, तो हमने निषेध वाचक वाक्य की बात की। तो निषेध में मैंने कहा जहां पर क्रिया के नहीं होने का भाव प्रकट होता है। तो रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, तो रावण ने क्या किया? मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, यानी कि जहां पर निषेध आ गया वो आपका निषेधवाचक वाक्य है। क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। और देखिए अब यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छे से प्रश्न है यहाँ पर, जिसका जन्म ना हुआ हो, जिसका जन्म ना हुआ हो, तो क्या कहते हैं उसे? अजिर, अजर, अज या अजिन? सही उत्तर है अजर। कहते हैं ना ये अजर अमर है, जिसका जन्म ना हुआ हो उसके लिए कहते हैं अजर। ठीक है। सूर्य का समानार्थक शब्द, सूर्य का समानार्थक शब्द क्या है? अब देखिए यहाँ पर दिया है रत्नाकर, मधुकर, निशाकर। तो निशा का अर्थ होता है रात, रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र, मधुकर का अर्थ होता है एक तरह से पुष्प। तो भास्कर, भानु, भास्कर, ये सारे शब्द क्या है? सूर्य के समानार्थक है। तो अब देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी व्याकरण में। आपको हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आपने यहाँ पर पढ़ना है एक पत्र, दो पत्र आपने पढ़ने हैं, यानी कि दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपके लिए। देखिए कई बार होता है कि आपको औपचारिक पत्र टफ लगता है, कई बार होता है अनौपचारिक पत्र टफ लगता है, तो दोनों की तैयारी करके आए क्योंकि दोनों ही एग्जाम में आएंगे। और एक पर अगर अच्छे से कमांड कर लेते हैं, एक पर अगर अच्छे से लिख सकते हैं, तो आप लिख कर लाइए, लिख कर आइए, अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए और फिर दोनों में से एक कीजिए। तो यहाँ पर आपने व्याकरण में निबंध जरूर आपने याद करना है, और साथ ही दूसरा यहाँ पर आपने प्रार्थना पत्र यानी कि जो लेटर है वो आपने पढ़ना है। तीसरा आपने क्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्रिया के भेदों को, और क्रिया के जो आपके अर्थ के आधार पर जो भेद है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए वाच्य, वाच्य आपने वाक्य बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, यानी कि वाक्यों में आपने कर्म क्या है वो आपने बताना है। वाक्य बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। वाक्यों के दोनों तरह के भेद ध्यान रखिएगा, वाक्यों के दोनों भेद, यानी कि आपको अर्थ के आधार पर भी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और रचना के आधार पर भी बहुत अच्छे, और साथ ही आपको वाच्य पढ़ने हैं, वाच्य परिवर्तन सीखना है। और उसके बाद आपने एक तरह से यहाँ पर जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, ये आप जरूर एक बार घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करके आएं। तो आज यहाँ पर हमने अपने व्याकरण से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, और आगे भी हम इसको ऐसे ही बहुत अच्छे से आगे आपको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे का जो हमारा यहाँ पर पार्ट है वो है आपके काव्य खंड से जुड़ा हुआ, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वाला जो हमारा पेपर था उसमें हमने देखा 5 से 6 कविताएं जो हमारी है, हर एक चैप्टर से प्रश्न आया है और हर एक चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी जो पोएम है, कविताएं हैं आपके हिंदी में। तो आगे का जो हमारा पार्ट है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जितना भी आज पढ़ा है घर पर रिवाइज कीजिए एक बार। कोई भी डाउट होता है, चाहे वाक्य से जुड़े हुए टॉपिक में, वाच्य से जुड़े हुए टॉपिक में, क्रिया से जुड़े हुए टॉपिक में, वाच्य परिवर्तन से जुड़े हुए टॉपिक में, या अन्य किसी पार्ट में, तो यहाँ पर जरूर डिस्कस करें। मैं आपकी सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगी। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।